हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। ये हमारा यूनिट 2 का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये हमारा पार्ट 2 है यूनिट 2 का। इसमें हम इंटरनल अप्रेजल, 9M फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल, ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी फैक्टर्स, RBV, VRIO फ्रेमवर्क, वैल्यू चेन एनालिसिस, ये सब बहुत अच्छे से समझेंगे। एक एक करके समझते जाते हैं। तो आ जाइए, आप लोग पूरा ध्यान दीजिए। इंटरनल अप्रेजल। अब इंटरनल अप्रेजल क्या होता है। इंटरनल अप्रेजल मतलब पहले तो हम ये समझते हैं अप्रेजल क्या होता है और फिर हम समझेंगे इंटरनल अप्रेजल क्या होता है। अप्रेजल एक वो मेथड होता है जिससे हम एस्टिमेट करते हैं, जज करते हैं किसी के नेचर को और किसी की वैल्यू को, फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई इंसान हो, कोई थिंग हो। तो अप्रेजल मीन्स द एक्ट ऑफ एस्टिमेटिंग और जजिंग द नेचर और वैल्यू ऑफ समथिंग और समवन। किसी चीज़ को या किसी को हम जब एस्टिमेट करते हैं, जज करते हैं किसी के नेचर और वैल्यू के बेसिस पे, तो उसे हम अप्रेजल कहते हैं। ठीक है। अब इंटरनल अप्रेजल मीन्स टू इवेल्युएट द फर्म्स ऑन कैपेबिलिटीज एंड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एक्टिविटी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इंटरनल अप्रेजल में इवेल्युएट करते हैं फर्म की कैपेबिलिटीज़ को कि क्या वो मीट कर पा रहे हैं एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को। जो फर्म की कैपेबिलिटीज़ मीट कर पा रही है फर्म की एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट को, क्या वो इफ़ेक्टिवली काम कर पा रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं, सारे रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पा रहे हैं। ये इंटरनल अप्रेजल होता है। Also to meet the challenges or threats indicates on the basis of external appraisal। जो एक्सटर्नल अप्रेजल करते वक्त जो एक्सटर्नल थ्रेट्स और चैलेंजेस आए हैं, क्या इंटरनल अप्रेजल में हम पता लगा पाते हैं कि हमारी फर्म जो है वो चैलेंजेस को, थ्रेट को मीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो ये हम इंटरनल अप्रेजल में पता लगा पाते हैं कि जो चैलेंजेस और थ्रेट्स जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आए हैं, क्या हमारी फर्म उसे मीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही, उससे हमें हार्मफुलनेस तो नहीं हो रही है, उससे हमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, और नुकसान हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये सब हम इंटरनल अप्रेजल में पता लगा सकते हैं। द इंटरनल अप्रेजल इज़ ऑफन रिफर्ड टू अ रिसोर्स ऑडिट। इंटरनल अप्रेजल को ही हम रिसोर्स ऑडिट कहते हैं। इसमें हम पता लगाते हैं कि हमारे रिसोर्सेज सही से एलोकेट है या नहीं है, हमारे रिसोर्सेज हमारी कैपेबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमारे रिसोर्सेज जो है वो कस्टमर नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सब हम इसमें पता लगाते हैं। इसलिए इंटरनल अप्रेजल को हम रिसोर्स ऑडिट भी कहते हैं। इसमें रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज़ एंड कोर कॉम्पिटेंसीज, ये 3 मेन पॉइंट है। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रिसोर्सेज हैं, किस तरह की हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है, क्या वो कितनी वो कैपेबिलिटीज़ मीट कर पा रही है, और कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम इंटरनल अप्रेजल में पता लगाते हैं। फिर है द 9M फ्रेमवर्क। 9M फ्रेमवर्क जो है वो इंटरनल अप्रेजल का ही एक टेक्निक है। 9M फ्रेमवर्क, इसमें अ कॉमनली फ्रेमवर्क डेट कैन बी यूटिलाइज्ड टू एड अ स्ट्रक्चर्ड रिव्यू ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी। इसमें हम हमारी इंटरनली जो भी रिसोर्सेज है और कैपेबिलिटीज़ है उसको रिव्यू करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं 9M फ्रेमवर्क के द्वारा। इसमें 9M है, उसे हम रिव्यू करते हैं जिससे हमारी रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी का रिव्यू और इवेल्युएशन होता है। तो सबसे पहले है मैन एंड वुमेन। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कैसे मैन है, कैसे एम्प्लॉयज़ है, ये पता लगाते हैं। मैनेजमेंट कैसा है, मनी, हमारी कैपिटल कितनी है, मेकअप मतलब हम प्रोडक्शन को कैसे बना रहे हैं, क्या प्रोडक्शन प्रोसेस रख रहे हैं, मशीनरी, कितनी मशीनरी यूज़ आ रही है, कौन कौन सी मशीनरी यूज़ आ रही है, मेथड्स कौन सा फॉलो कर रहे हैं हम, मार्केट, हमारा टारगेट मार्केट क्या है, और मटेरियल कहाँ पे एलोकेट हो रहा है, किस तरह एलोकेट हो रहा है, कितना एलोकेट हो रहा है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। तो ये सब जो है वो 9M फ्रेमवर्क में आता है। अब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल क्या होता है। अभी तक हमने इंटरनल अप्रेजल देखा, ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस दैट मे इन्फ्लुएंस द फर्म्स एबिलिटी टू अचीव गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल में हम जो है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं कि क्या इसमें स्ट्रेंथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है, और ये हमें कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है कि हमारी एबिलिटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है वीकनेस और स्ट्रेंथ, जिससे हम हमारे गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। तो मतलब
मतलब स्ट्रेंथ से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, वीकनेस हमें कितना हार्म पहुंचा सकती है, और ये हमारे गोल्स को अचीव करने में क्या इन्फ्लुएंस करेगी, मतलब क्या हमारी एबिलिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी, ये हम इसमें पता लगा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल में स्ट्रेंथ वीकनेस का। फिर है अप्रेजल ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इनेबल्स अ फर्म टू डिसाइड व्हाट इट कैन डू। इंटरनल इन्वायरमेंट में जो ये हम ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल करते हैं, ये हमें बताता है कि हमें व्हाट इट कैन डू, हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि अब हमें क्या करना है आगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल हमें हेल्प करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल, कुछ फैक्टर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी अब आई है, कौन सी हम फॉलो कर रहे हैं, हम अपडेट है या नहीं है टेक्नोलॉजी से। फिर है पीपल, कौन से पीपल हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, टास्क क्या हम कर रहे हैं अभी, साइज़ क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब बातें जो है वो अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल को। फिर है रिसोर्स बेस्ड व्यू RBV एनालिसिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। इसमें क्या होता है, ये जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास बंडल ऑफ रिसोर्सेज है, तो हम उसे एनालाइज करते हैं, हम उसे फॉर्मुलेट करते हैं कि फर्म में ये रिसोर्सेज, जो बंडल इतने सारे रिसोर्सेज है, उन्हें एनालाइज करते हैं कि किस तरह से ये कितना वर्क कर रहे हैं, कोई अनयूज्ड रिसोर्स तो नहीं जा रहा है, मतलब सही से सब रिसोर्सेज यूज़ आ पा रहे हैं ना, ये इसमें पता, रिसोर्स बेस्ड व्यू में हम पता लगाते हैं। द रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, इसमें रिसोर्सेज जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल में जो कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, ये आते हैं, और इनटेंजिबल में जो हमें जैसे जो हमें दिखते नहीं है, जैसे डिसीजन मेकिंग हो गई, मैनेजमेंट की जो डिसीजन मेकिंग हो गई, कैपेबिलिटी, हमारे HR की जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कैपेबिलिटीज़ है, एम्प्लॉयज़ की जो कैपेबिलिटीज़ है वो हो गई, मैनेजमेंट हो गया, ये सब इनटेंजिबल में आते हैं। फिर दिस रिसोर्सेज एंड द वे दे आर कंबाइंड मेक फर्म्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हमें रिसोर्सेज को इस तरह से कंबाइन करना है कि जो हमें कॉम्पिटिटर्स से अलग करें, मतलब जो हमें कॉम्पिटिटर्स के पास जो है उससे हमें ज़्यादा एडवांटेज मिले, इस तरह से हम रिसोर्स को जो है कंबाइन करें। तो यही कहा है इसमें। उसके बाद है एज पर रिसोर्स बेस्ड व्यू एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन शुड लुक इनसाइड द कंपनी टू फाइंड आउट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, RBV एनालिसिस में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने अंदर, मतलब इंटरनली देखेगी, इंटरनली वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने की कोशिश करेगी, ना कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को देखेगी। मतलब इसमें कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को नहीं देखना है। RBV एनालिसिस में ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर देखना है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में वो किस चीज़ में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकती है ना। उसके बाद है कि जे बर्नी हैज़ प्रपोज्ड दिस व्यू। जे बर्नी जो है उन्होंने ये RBV एनालिसिस लाया था। To critical assumption of this view is that these resources should be heterogeneous and immovable। इस पर critical assumption है कि जो resources है इसमें वो heterogeneous होने चाहिए। heterogeneous मतलब जो आपकी competitor के पास है उससे अलग होने चाहिए आपके resources, और immovable होने चाहिए। immovable मतलब जो आपका competitor है वो इसको जल्दी से कॉपी नहीं कर सके, आपके पास जो resources है वो कॉपी नहीं कर सके, मतलब वो not substitutable होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमने RBV एनालिसिस में हमने जो चीज़ें पढ़ी है वो यही पढ़ी है कि ये एक बंडल ऑफ रिसोर्सेज को एनालाइज करने का होता है। इसमें 2 कैटेगरीज होती है रिसोर्सेज की, टेंजिबल, इनटेंजिबल। उसके बाद इसको कौन लाया था, जे बर्नी लाया था। उसके बाद हमने देखा था इसमें कि हमें इसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंटरनली देखना है और ना कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, और जो रिसोर्सेज होते हैं वो हेट्रोजीनियस एंड इमूवेबल होते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हम आगे देखें तो VRIO फ्रेमवर्क। इसमें VRIO फ्रेमवर्क एक एक्रोनिम है। इसमें V मतलब होता है वैल्यूएबल, R मतलब रैरिटी, और I मतलब इमिटेबिलिटी, और O मतलब ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो हम ये इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ बन रही है, क्या वो कस्टमर को वैल्यू दे रही है या नहीं दे रही है। मतलब हमारे लिए वो बहुत अच्छी बना रहे हैं, हम ये सब हम मान लें, पर अगर वो चीज़ कस्टमर को वैल्यू दे रही है तभी वो आपकी अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, कुल मिला के उसकी वैल्यू कस्टमर को होनी चाहिए, तो वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, रेयर होनी चाहिए। मतलब वो आपके कॉम्पिटिटर्स वो काम नहीं कर रहे होने चाहिए, आप सबसे डिफरेंट काम कर रहे होने चाहिए, डिफ्रेंसीशन होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट में, तो रेरिटी होनी चाहिए। फिर है इमिटेबिलिटी, आपकी चीज़ कोई भी कॉपी इतनी आसानी से कॉपी नहीं कर सके, उसका इतनी आसानी से सब्सटीट्यूट नहीं मिल सके, तो उसको कहते हैं इमिटेबिलिटी। फिर है ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो आप
काम कर रहे हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए। पूरा जैसे कि लेबर इस जगह ये लग रहा है, मटेरियल इस जगह ये लग रहा है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। तो ये होता है VRIO, मतलब वैल्यूएबल, रेयरिटी, इमिटेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर जे बर्नी, यहाँ पे शायद JB बर्नी है। JB बर्नी इन्वेंटेड द VRIO फ्रेमवर्क इन 1991 इन्वॉल्विंग अ सिमिलर कंसेप्ट ऑफ VRIN। इट इज़ अ सिमिलर रिलेटेड कंसेप्ट है VRIN, और ये 1991 में आया था। 1991 में आया था और JB बर्नी ने इसको वो इन्वेंटेड किया था। ठीक है, आगे है VRIO इज़ एन इंटरनल एनालिसिस। इसको हम इंटरनल एनालिसिस कहते हैं। इट्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट रिसोर्सेज इन अ कंपनी। ये यूज़ किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है फॉर द रिसोर्सेज इन द कंपनी, कि हमारी कंपनी में क्या रिसोर्सेज और किस तरह से वो यूज़ आ रहे हैं, इसका और क्या वो रेयर है, वैल्यूएबल है, इमिटेबिलिटी है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए रिसोर्सेज इन अ कंपनीज को यूज़ किया जाता है। ये एक इंटरनल एनालिसिस है। फॉर सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अ रिसोर्स और कैपेबिलिटी शुड बी वैल्यूएबल फॉर कॉम्पिटिटिव। अगर हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है, अगर हमें सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है, तो हमारी रिसोर्स और कैपेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, वैल्यूएबल होनी चाहिए, रेयर होनी चाहिए, इमिटेबल होनी चाहिए, जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं हो, मतलब एंड possessed by the organization despite is being costly to imitate in terms of time और मनी। टाइम और मनी अगर दोनों का मतलब मिक्सचर होना चाहिए, सही टाइम में और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल प्राइस में और सही टाइम में वो चीज़ बन के तैयार हो जाए, ऐसी होनी चाहिए हमारी रिसोर्स और कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये VRIO फ्रेमवर्क में हमने देखा है। इसका एक डायग्राम के थ्रू भी हम एक बार इससे गो थ्रू कर लेते हैं। इज़ द रिसोर्स और कैपेबिलिटी, हमारी रिसोर्स और कैपेबिलिटी कैसी होनी चाहिए। इज़ द कंपनी वेल, सबसे पहले देखेंगे हमारी रिसोर्स और कैपेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, वैल्यूएबल। अगर हाँ वो वैल्यूएबल है तो वो वैल्यूएबल है तो क्या वो रेयर भी है, यस। अगर वो रेयर भी है तो क्या वो इमिटेबल भी है, इमिटेबल है तो वो क्या सही से ऑर्गेनाइज्ड की गई है। अगर ये सब है यस, तो उस एक कंपनी जो है वो सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर रही है। पर अगर वो वैल्यूएबल नहीं है तो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज वो कंपनी को कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज मिल रहा है। अगर वो रेयर नहीं है तो कॉम्पिटिटिव पैरिटी मिल रही है। और अगर वो इमिटेबल नहीं है तो टेम्पररी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब वो परमानेंट सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, वो टेम्पररी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और अगर वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो अनयूज्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो है पर हम उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का कोई यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कुल मिला के ये कि वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, रेयर होनी चाहिए हमारी रिसोर्स और कैपेबिलिटी, इमिटेबल होनी चाहिए जिसका कोई सब्सटीट्यूट ना हो, और ऑर्गेनाइज्ड भी होनी चाहिए। तो अगर ये सब है तो हम एक सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा ये। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर माइकल पोर्टर इंट्रोड्यूस्ड अ सिंपल वैल्यू चेन मॉडल इन द बुक ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो माइकल पोर्टर है उन्होंने एक सिंपल वैल्यू चेन मॉडल इंट्रोड्यूस किया था उनकी बुक में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नाम की बुक में, है ना। तो स्प्लिट बिजनेस एक्टिविटीज़ इंटू 2 कैटेगरीज, प्राइमरी एंड सपोर्ट। वो कहते हैं कि अपनी बिजनेस एक्टिविटी को दो तरह से बांटो, एक प्राइमरी एक्टिविटीज़, दूसरी सपोर्ट, जिसको सेकेंडरी एक्टिविटी भी कहते हैं। वैल्यू चेन रिप्रेजेंट्स द इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ फर्म engaged in when transforming inputs into outputs। वैल्यू चेन रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एक्टिविटीज़, फर्म की इंटरनल एक्टिविटीज़ को जो कि इंगेज्ड है इनपुट्स को आउटपुट बनाने में। इनपुट का जब आउटपुट बनता है तो इंटरनल एक्टिविटीज़ जो फर्म की इंगेज्ड है उसे रिप्रेजेंट करता है। फिर वैल्यू चेन एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस वेयर अ फर्म आइडेंटिफाई इट्स प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़। इसमें जो आइडेंटिफाई कर वैल्यू चेन एनालिसिस जो प्रोसेस है वो आइडेंटिफाई करता है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, कौन सी सपोर्ट एक्टिविटीज़ है डेट एड वैल्यू टू फाइनल प्रोडक्ट, जो कि फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए वैल्यू ऐड कर रही है, अपना योगदान दे रही है फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए। एंड देन एनालाइज दिस एक्टिविटी टू रिड्यूस कॉस्ट और इंक्रीज डिफ्रेंसिएशन। क्या ये एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं वो कॉस्ट को कम कर पा रही है और प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन ऐड कर पा रही है। तो ये सब जो काम है वो वैल्यू चेन एनालिसिस क्या करता है आप एक बार मेरे साथ वापस बोलो। सबसे पहले ये एक्टिविटीज़ को 2 टाइप में बांटता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी इनटू प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़, इतना कर लिया। उसके बाद ये देखता है कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो
कॉस्ट को रिड्यूस कर पा रहा है, ये एक्टिविटी के थ्रू वो कॉस्ट को रिड्यूस कर पा रहा है, और जो प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन लाना चाहिए कॉम्पिटिटर से हट के हमें, क्या वो क्या वो प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन आ पा रहा है। तो ये सब जो काम है वो वैल्यू चेन एनालिसिस प्रोसेस करता है, ठीक है। Value chain analysis is one way of identifying which activities are best undertaken by a business and which are the best provided by others outsourced. Value chain analysis हमें बताता है, आइडेंटिफाई करके हमें बताता है कि क्या एक्टिविटीज़ जो है वो हमें बिजनेस में अंडरटेकन करनी चाहिए, क्या एक्टिविटी जो हमें अंडरटेक करनी चाहिए और क्या एक्टिविटीज़ है वो हमें आउटसोर्स्ड करनी चाहिए। तो ये एक बेस्ट तरीके से हमें इवेल्युएट करके देता है। फिर है ये कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ में है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। ऑल दोस प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जो हमें प्रोडक्ट को बनाने में काम आती है, ठीक है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ कंसर्न विथ रिसीविंग एंड स्टोरिंग एक्सटर्नली सोर्स मटेरियल। जो भी प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल हो गया वो हम रिसीविंग और स्टोरिंग जो कर रहे हैं काम, ये प्राइमरी एक्टिविटी में आ गया। फिर सेकंड है ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशंस हम कर रहे हैं इनपुट से आउटपुट बनाने के लिए, जो भी मशीनरी है मैन्युफैक्चरिंग वो ऑपरेशंस में आ गया, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। फिर है आउटबाउंड लॉजिस्टिक, ऑल दोज एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विथ गेटिंग फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज टू बायर्स। जो हम फिनिश्ड गुड्स सर्विसेज बायर्स को देते हैं, जो कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक हो गया, वो भी प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। मार्केटिंग एंड सेल्स एसेंशियली एंड इंफॉर्मेशन एक्टिविटी, जो भी इंफॉर्मेशन मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट देता है बायर्स को, कंज्यूमर्स को, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो भी बेनिफिट्स है, यूज़ है, प्राइस है, ये मार्केटिंग एंड सेल्स में आ गया, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। फिर है सर्विस जो हम देते हैं, ऑल दोज एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विथ मेंटेनिंग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस आफ्टर प्रोडक्ट हैज़ बिन सोल्ड। आफ्टर सेल सर्विस जो दी जाती है वो भी प्राइमरी एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। फिर ये प्राइमरी एक्टिविटी की डेफिनेशन, दोज डेट आर डायरेक्टली कंसर्न विथ क्रिएटिंग एंड डिराइव्ड अ प्रोडक्ट, जो कि डायरेक्टली कंसर्न है प्रोडक्ट को डिलीवर करने में और प्रोडक्ट को क्रिएट करने में। जब प्रोडक्ट को क्रिएट और डिलीवर किया जाता है, जो एक्टिविटीज़ डायरेक्टली कंसर्न है, डायरेक्टली उसको बनाने और उसको डिलीवर सेल करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है। जबकि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होती है प्रोडक्शन से, पर ये कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करती है इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गए, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी जो स्टाफ की कैपेबिलिटी हो गई, उनकी इफ़ेक्टिवनेस हो गई, जो कि बिजनेस को कैसे ना कैसे वैल्यू दे ही रहा है। और जो प्राइमरी एक्टिविटी को अंडरटेक करने में हेल्प करती है, उसको प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है, प्राइमरी एक्टिविटी को जो काम करने में मदद करती है जो एक्टिविटी, उसे हम सपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी इज़ विच दे आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्शन में इंक्रीज इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। जैसे कि एग्जांपल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इज़ रेयर फॉर बिजनेस टू अंडरटेक ऑल प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है? जैसे प्रोक्योरमेंट मतलब अगर हम रिसोर्स ले रहे हैं बिजनेस से, दिस कंसर्न हाउ रिसोर्सेज आर एक्वायर्ड, रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर किया गया है, कितना नेगोशिएट किया गया है मटेरियल सप्लायर्स से लेते वक्त, तो ये सब आता है प्रोक्योरमेंट में, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। फिर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जैसे किसको रिक्रूट करना है, हमें किसको डेवलप करना है, किसको कैसे मोटिवेट करना है, क्या रिवॉर्ड सिस्टम रखना है, क्या हेल्थ से बोनस प्लान रखना है, क्या स्कीम रखनी है, तो ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ गया, ये भी सेकेंडरी एक्टिविटी है। फिर है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी हम लगा रहे हैं और किस तरह से लगा रहे हैं, वो कितना बेनिफिट दे रही है, ये सब हमें हमारे सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कंसर्न विद अ वाइड रेंज ऑफ सपोर्ट सिस्टम। ये एक वाइड रेंज सपोर्ट सिस्टम की फंक्शंस सच एज फाइनेंस हो गया, इसमें प्लानिंग हो गई, क्वालिटी कंट्रोल हो गया एंड जनरल सीनियर मैनेजमेंट हो गया, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं और ये भी सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। तो इसमें ये हमारी कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारा है वैल्यू चेन एनालिसिस के कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन वैल्यू चेन एनालिसिस। फर्स्ट है कि डिटरमाइन द बिजनेस प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटी। सबसे पहले हमें बिजनेस का देखना पड़ेगा, अगर हमारा बिजनेस है तो इसमें हमें देखना पड़ेगा क्या हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ और कौन सी हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज़ है, ठीक है। फिर हमें देखना पड़ेगा एनालाइज द वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़, कि ये वैल्यू जो है ये जो प्राइमरी एक्टिविटी है, सपोर्ट एक्टिविटीज़, ये प्रोडक्ट और रिसोर्स और कैपेबिलिटीज़ को क्या वैल्यू दे रही है, या हमारे प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या वैल्यू दे रहा है और कॉस्ट कितनी रिड्यूस कर पा रही है
तो ये हमें देखना पड़ेगा किस हद तक कॉस्ट रिड्यूस कर रही है, क्या डिफ्रेंसिएशन ला रही है कस्टमर, जो हम में और कस्टमर में जो डिफ्रेंसिएशन है क्या वो ला पा रही है डिफ्रेंसिएशन, क्या वो कॉस्ट को कम कर पा रही है, क्या वो कस्टमर्स को वैल्यू, कंज्यूमर्स को जो है वो वैल्यू दे पा रही है। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा। इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इसमें जो इनबाउंड लॉजिस्टिक जैसा हमने देखा, ऑपरेशंस जो है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है, मार्केटिंग एंड सेल्स है, सर्विस है, ये सब हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, ये सब हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। जबकि प्रोक्योरमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हुआ, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज़ में आती है। और ये दोनों एक्टिविटीज़ हमें ये एक बिजनेस की होती है और ये हमें हमारे टारगेट को अचीव करने में, कॉस्ट को रिड्यूस करने में, डिफ्रेंसिएशन लाने में, वैल्यू क्रिएट करने के, कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस इसी के साथ ख़त्म होता है। आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आया हो। और इससे हम वैल्यू चेन एनालिसिस का एक और पॉइंट था, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इससे हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने की कोशिश करते हैं जिससे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें। आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आया हो। वैल्यू चेन एनालिसिस, VRIO जो था, और भी कंसेप्ट्स जो हमने, इंटरनल अप्रेजल देखा, ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल देखा, आपको ये सब अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। अब यूनिट 2